Hello, dear students. This is S.K. Pandey, and I welcome you all in this class assignment, जो कि हम लोग preposition का करने वाले हैं आज. ठीक है बच्चे, तो शुरू करें हम अपनी जर्नी preposition को, है ना. देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेवल 1 का क्वेश्चन हम लोग आज ले रहे हैं. ठीक है, लेवल 1 में करीब 15 क्वेश्चंस हैं और उन 15 क्वेश्चंस को हम लोग आज टैकल करेंगे. ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं. और इसके पहले मैं डायरेक्शंस पढ़ने के लिए आप लोग को ज़रूर बोलूँगा. एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल डायरेक्शंस पढ़ लिया करें. मैं बार बार ये आता हूँ और बार बार ये आपको बोलता हूँ, ये दोहराता हूँ. प्लीज़ इसको याद रखना आप लोग. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन. द बॉस वॉन्टेड टू नो वेदर देयर वॉज अ प्रेसिडेंट टू दिस एक्शन. नाउ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो. और चूंकि हम लोग प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो इनमें जो भी सेंटेंस के अंदर में जितने प्रीपोजिशंस हैं ना, उनको जो सेंटेंस के अंदर जितने प्रीपोजिशंस हैं उन पे खासा ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है, और इसी हिसाब से इन चीज़ों को देखना शुरू कीजिएगा. द बॉस वांटेड टू नो वेदर देयर वाज प्रेसिडेंट टू दिस एक्शन. नाउ व्हाट डज दिस मीन प्रेसिडेंट? क्या मतलब होता है ये, इसका मतलब प्रेसिडेंट टू. यहां पे देख रहे हैं आप, ये इसका टू लगाया हुआ है. बेसिकली देखो बेटा, जो प्रेसिडेंस होता है ना, प्रेसिडेंस या प्रेसिडेंट दोनों वर्ड्स हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एक्शन दैट हैज हैपेंड अर्लियर. ठीक है, ठीक है, एक ऐसा एक्शन दैट हैज हैपेंड अर्लियर और जो सब्सीक्वेंट एक्शंस होंगे ना, उनको जस्टिफाई करने के तौर पे हम चीजों को देखते हैं. लाइक मिसाल के तौर पे ऐसे कहते हैं ना, मिसाल है ना. तो कहने का मतलब यहां पे भी यही कहा जा रहा है कि कोई ऐसी मिसाल है क्या इस एक्शन की, मतलब क्या ये एक्शन पहले भी हुआ है इसके बारे में, सो दैट जो आगे वाले एक्शंस हो ना उनको जस्टिफाई किया जा सके. ठीक है, तो इस सेंस में यहां पे प्रेसिडेंट को हम लोग वैसे यूज करते हैं. और प्रेसिडेंट के साथ में जो प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं वो टू का यूज नहीं करते हैं. जब इस सेंस में यूज करेंगे तो यूज करेंगे फॉर को. ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर. ठीक है, व्हेन यू सेट अ प्रेसिडेंट फॉर समथिंग दैट मीन्स उसको अपने एक मिसाल के तौर पे आपने वो काम कर दिया है और आगे जो लोग भी करेंगे ना, ठीक है, तो उसको देख के वो करेंगे. दे विल जस्टिफाई देयर एक्शन, यू नो, बाय शोइंग योर एक्शन, द ऑकरेंस ऑफ दैट सिमिलर थिंग, द सिमिलर एक्शन. ठीक है बच्चे, तो ये चीज समझ लीजिए आप. प्रेसिडेंट फॉर, तो किस पार्ट में एरर है आपके? सी पार्ट में एरर है. समझ में आया? तो चलें देखें, प्रेसिडेंट फॉर होगा यहां पे, टू नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्रोक विद प्रेसिडेंट ऑफ मेकिंग हिज मेडन स्पीच ऑन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट. अभी इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं. ही ब्रोक विद प्रेसिडेंट. ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहा है यहां पे? बेसिकली समझो इस चीज को. यहां पे इसके बाद ना प्रेसिडेंट का, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट फॉर लगाया हुआ था, है ना. लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे ऑफ जो है ना, वो यहां पे ऑफ यूज किया हुआ है. ठीक है, अभी सेंस ये है कि क्या ये प्रेसिडेंट के साथ आया हुआ प्रेपोजिशन है या इस प्रेपोजिशन के बाद जो आगे के वर्ड्स हैं उनको जस्टिफाई करना है, क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, इस चीज को समझिए. मतलब ये सेंटेंस जो है ना, यहां पे एक पॉज है. ध्यान देना बच्चे, इस चीज को समझना थोड़ा सा ना ज्यादा टफ नहीं होगा. ये थोड़ा अगर ये समझ लेते हो तो बहुत सारी चीजें और भी समझ में आएंगी आगे भी सेंटेंस के अंदर में. उसने कहा कि ही ब्रोक विद प्रेसिडेंट, मतलब मिसाल के तौर पे जो कोई काम की गई होगी ना, जो काम किया गया होगा, द ऑकरेंस दैट हैज हैपेंड, यू नो, बिफोर, द एक्शन दैट हैज हैपेंड बिफोर, और उसको ना उसके लिए आगे के एक्शन के लिए बात जब कर रहे हैं तो उसकी बात हो रही है कि ही ब्रोक विद प्रेसिडेंट. कैसे किया उसने ये बताने की कोशिश की. तो यहां पे ऑफ की जगह पे अगर ये करते हैं कि बाई मेकिंग, है ना, कैसे? बाई मेकिंग हिज मेडन स्पीच ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, है ना. कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे अपना जो पहला स्पीच दिया उसने, उससे ही वो टूट गया. वो प्रेसिडेंट था, वो टूट गया. वो जो मिसाल थी वो टूट गई. इस सेंस में यूज किया जा रहा है इस सेंटेंस को. तो यहां से ही ब्रोक विद प्रेसिडेंट एंड देन बाई मेकिंग हिज मेडन स्पीच ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट. तो देखा आपने, बाई किस लिए यूज हुआ? बाई के साथ में ये मेकिंग आया है, इसके लिए यूज हुआ है. बाई मेकिंग मीन्स व्हाट? इस तरह से करने के, है ना, इस तरह से किया गया, इसके लिए यूज किया गया बाई मेकिंग. तो देखा आपने, बी पार्ट में आंसर है. बी पार्ट को ही आंसर मार्क करना है आपको, क्योंकि एरर वहीं था.
समझ में आया? पिछले वाले में फॉर था, इसमें बाई क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर एट ज्वाइनिंग द पुलिस एकेडमी। नाउ सी, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिख रहा है आप लोगों को एरर के तौर पे, क्या दिख रहा है बच्चे? ये ध्यान रखिएगा, जहां पे भी प्रिवेंट यूज करते हैं ना, प्रिवेंट के साथ में यहां पे प्रिवेंट लिखते हैं ऐसे, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज, किसी को किसी मतलब कुछ करने के लिए रोकना, अगर इसके सेंस में यूज होता है तो ये प्रिवेंट मतलब रोकना होता है ना, तो प्रिवेंट के साथ में ऑलवेज क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्रॉम को यूज करते हैं बेटा। ठीक है, प्रिवेंट के साथ में देखो, प्रिवेंट समवन मींस यहां पे हर आया ना, तो प्रिवेंट के साथ में यहां पे एट को यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? फ्रॉम को यूज करेंगे। ठीक है, और रोकने के सेंस में, है ना बेटा? तो प्रिवेंटेड फ्रॉम, समझ आया? प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम यूज करते हैं, एट का यूज नहीं करते हैं। सो दिस वाज द बेसिकली, इस ऑप्शन में ही यहां पे दिस वाज द करेक्शन दैट नीड्स टू बी डन इन दिस सेंटेंस, है ना? तो प्रिवेंटेड फ्रॉम। तो चलो सी पार्ट को अपना आंसर मार्क करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट बाय विनय इन द क्यू फॉर द बस। नाउ सी, यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्टैंड नेक्स्ट, है ना? स्टैंड नेक्स्ट। यहां पे बेटा देखो, ये बाई का यूज नहीं करते हैं, यहां पे ना टू का यूज होता है, समझना। व्हेन ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इस प्रेपोजिशन के साथ में ये ऐसा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है अब ये जानने की कोशिश करो। स्टैंड नेक्स्ट टू का ना फिगरेटिवली भी मतलब होता है, मतलब अलंकृत रूप से अगर कुछ कहा जाए, ठीक है, अलंकार के रूप में भी कुछ कहा जाए तो उसका इसका कुछ और मतलब होता है। बाकी स्टैंड नेक्स्ट टू का मतलब होता है, सपोज करो कुछ ऐसे यहां पे है एक और एक यहां पे है, आमने सामने, ये ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं, तो दे आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। सपोज करो ये पत्थर है और ये भी पत्थर है, और ये दोनों पत्थर ना आमने सामने हैं एक दूसरे के, सो दे आर व्हाट? दे आर एडजेसेंट टू। इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हाट? इसको क्या कहेंगे आप? एडजेसेंट टू। ठीक है, अब इसको समझना, एडजेसेंट टू। तो ये चीजें हैं, दे आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है बेटा, क्या? दे आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यहां पे इस सेंस में भी एडजेसेंट टू के भी सेंस में यूज होता है, कई बारी फॉलो के सेंस में यूज होता है। लाइक अगर सपोज करो मैंने कहा कि वो जो बंदा है ना वो तो बिलियनर है, और जो दूसरा वाला बंदा है ही ऑल्सो स्टैंड्स नेक्स्ट टू हिम। मतलब क्या हुआ कि वो भी बिलियनर है, थोड़ा उससे पीछे है ना, उससे पीछे है, बट वो भी बिलियनर है, इस सेंस में मैं बात कर रहा हूं उससे। तो कहने का मतलब कि स्टैंड नेक्स्ट टू का एक मतलब ये भी होता है कि वो मतलब क्लोजली फॉलो, है ना, फॉलो, क्लोज और क्लोजली, है ना, इस सेंस में क्लोज और क्लोजली, इस सेंस में यूज करते हैं भी इसको हम लोग। मतलब जस्ट पीछे होना, ठीक है, जस्ट पीछे होना, इस सेंस में भी यूज करते हैं हम लोग स्टैंड नेक्स्ट टू। इसके अलावा स्टैंड नेक्स्ट टू को यूज करते हैं जब मैं ऐसे कहूं आपसे कि ही स्टूड नेक्स्ट टू मी। जब मेरे दिन खराब थे, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन आई वॉज गोइंग थ्रू आउट द पीरियड दैट आई वॉज स्ट्रेस्ड, वो सारे उस समय में ही स्टूड नेक्स्ट टू मी मीन्स व्हाट? वो हमेशा मेरे बराबर खड़ा रहा, मतलब मुझे हमेशा उसने सपोर्ट किया, है ना। ही लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू मी ऑलवेज, इस सेंस में यूज करते हैं इसको हम लोग। ठीक है बेटा, तो स्टैंड नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? बराबर में खड़े रहना, है ना। कैसे खड़े रहना? मतलब एकदम से साथ देना, किसी भी परिस्थिति में साथ देना, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं स्टैंड नेक्स्ट टू। हालांकि यहां पे जो यूज किया मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टैंड नेक्स्ट टू का मतलब क्या क्या हो सकता है, आप कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। बाकी यहां पे जो सेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टैंडिंग नेक्स्ट टू विनय का मतलब है, चूंकि क्यू में खड़ा है ना, क्यू में खड़ा है तो विनय खड़ा है और उसके जस्ट पीछे कौन खड़ा है? रमेश खड़ा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यही है, स्टैंड नेक्स्ट टू। सेंस यहां पे देख ही लिया आपने कि क्यू में खड़ा है तो वो उसके पीछे खड़ा होगा। तो कहने का मतलब ही जस्ट फॉलोज रमेश वेरी क्लोजली, है ना, ही वॉज वेरी क्लोज टू रमेश, रमेश वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हिम।
इस सेंस में यूज किया गया इसको। ठीक है बच्चे, तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, द लास्ट बेल हैड रंग व्हेन आई रीच्ड टू माय स्कूल टुडे मॉर्निंग। इसमें बेटा एक नहीं कुछ एरर्स हैं, वो मैं तुम लोग को बता दूं। तुम लोगों ने नाउन पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि ये टुडे मॉर्निंग जो है ना, ये गलत एक्सप्रेशन है। देखो, टुमारो मॉर्निंग होता है, येस्टरडे मॉर्निंग होता है, बट टुडे मॉर्निंग इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, इनकरेक्ट है ये। इसके लिए क्या यूज करना होता है हम लोग को? या तो आप यूज कीजिए इन द मॉर्निंग टुडे, ठीक है, या फिर इसके लिए यूज कीजिए आप दिस मॉर्निंग। ठीक है, मतलब इसके लिए आपके पास दो एक्सप्रेशन है, आइदर यू यूज दिस वन और यू यूज दिस वन। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक को आपको यूज करना चाहिए। टुडे मॉर्निंग इनफॉर्मल लैंग्वेज में व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, आप कोलोकियली इसको यूज कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग यूज करते ही हैं। बट जब आप फॉर्मल राइटिंग की बात करेंगे, जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो टुडे मॉर्निंग जो होता है ना, वो एक गलत एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। इसके लिए हम लोग को इन दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो दिख रही है यहां पे, वो ये है कि रीच्ड के बाद में किसी तरह का कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, रीच्ड का मतलब होता है अराइव एट, है ना। तो देखा आपने, अराइव के साथ तो आपने क्या यूज किया? एट को यूज किया। अराइव के साथ में आपने एट को यूज किया, बट रीच के साथ में हम लोग यहां पे किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। रीच इज सफिशिएंट इनफ। ठीक है, इट सफाइसेस, ये काफी है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? द लास्ट बेल हैड जस्ट रंग, है ना, हैड जस्ट रंग व्हेन आई रीच्ड माई स्कूल इन द मॉर्निंग टुडे और दिस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, तो खैर यहां पे एरर तो दो दो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों सी में ही हैं, तो वैसे भी आप लोग को सी अपना ऑप्शन नंबर सी को ही मार्क करना है आपको अपने आंसर के तौर पे। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ, चूंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इसको एरर के तौर पे काउंट नहीं करना था, बट फिर भी ये एक्सप्रेशन गलत था, सो आई थॉट दैट आई शुड मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। चलो, तो यहां पे आपने देख लिया, रीच के बाद में टू को यूज नहीं करेंगे, सी पार्ट में ही आंसर आपको मार्क करना है, सी को आंसर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द हेल्प ऑफ द डिक्शनरीज वन कैन लर्न एनी लैंग्वेज बेस्ट। Now see, the correct expression is not from. What? You do something with the help of someone, है ना? क्या? With the help of, ये है आपका correct expression। With the help of का मतलब क्या होता है ना? किसी की सहायता से, है ना। इस सेंस में इसको यूज यहां पे इसी सेंस में यूज किया ना कि डिक्शनरी की सहायता से कोई भी इंसान, कोई भी आदमी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकता है ना। इस सेंस में यूज किया गया, तो विद द हेल्प ऑफ होता है बेटा, यहां पे विथ को यूज करेंगे, फ्रॉम को यूज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? विथ द एड ऑफ। एड समझ रहे ना? विथ द, यहां पे हेल्प की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एड ऑफ, विद द एड ऑफ और विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, एक्सप्रेशन यही है, यहां पे विथ होगा। ठीक है बच्चे, तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, इसी को आपको अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इंक्वायर्ड विथ मी वेदर आई वुड accompany हिम टू गोवा। नाउ सी, दो वर्ड मैं फिर से यहां पे आप लोग को बता देना चाहूंगा। इंक्वायर्ड देख रहे हो, और एक वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है इंक्वायर्ड। ठीक है, दो वर्ड, एक आई से शुरू होता है और एक ई से शुरू होता है। ठीक है, इन दोनों के साथ में बेटा हम लोग यूज क्या करते हैं?
ऑफ को ही यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसके साथ में, ऑफ यूज किया जाता है, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है। अब दोनों के मतलब में क्या अंतर है, इसका एग्जैक्ट जो मतलब है ना, सीधा सीधा है, एक जनरल सा मीनिंग है आस्क, ठीक है। इंक्वायर्ड मतलब क्या हुआ, आस्क मतलब, यहां पे आस्क लिखना पड़ेगा मुझे, ये मैंने इंक्वायर्ड लिखा है तो इसका मतलब हो गया आस्क्ड। और इंक्वायर्ड अगर इसके बारे में जो बोलो तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना, वैसे पूछना जैसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूं। इस इंक्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, इस इंक्वायर का मतलब क्या हुआ, इस इंक्वायर का मतलब हुआ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली ऐसे होता है। और एक चीज जानो, दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। आज मॉडर्न इंग्लिश में इन दोनों को इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है। तो अभी स्थिति क्या है, ये जो है ना इंक्वायर्ड, ये यूके में ज्यादा प्रिवेलेंट है, मतलब जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इंक्वायर्ड ज्यादा प्रिवेलेंट है, मतलब प्रिवेलेंट है, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश में इंक्वायर्ड ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, ये प्रिवेलेंट है। तो ये कहां पे मैंने बताया, एम इंग्लिश, ठीक है, एम इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। हालांकि दोनों वर्ड इंग्लिश के हैं, ब्रिटिश में भी इसको यूज किया जाता है, बट मैंने कहा कि प्रिवेलेंट है ज्यादा, है ना, मतलब ये ज्यादा तौर पे, ज्यादातर तौर पे यूज कहां किया जाता है इसको नॉर्मली लोग अमेरिका में ज्यादा यूज करते हैं और इसको यूके में ज्यादा यूज करते हैं। दोनों का मतलब भी मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा मीनिंग में चेंज होता है, बट फिर भी इन दोनों को मॉडर्न इंग्लिश में एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर जाते हैं। ये आप इसकी जगह इसको बोल दें या इसकी जगह इसको बोल दें, लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ में प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, ऑफ। क्या यूज होता है बेटा, ऑफ को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, इंक्वायर्ड के साथ में किसको यूज किया गया है, विथ को यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, सिंपली ऑफ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, यही आपको आंसर मार्क करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लंडन यूल हैव अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्लेंटी टू गो टू द थिएटर। अभी इसको देखो और समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में भी ना, जब आप लोग बोलते हैं तो आप ऐसे ही बोलते होंगे, यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। इट्स नॉट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्लेंटी। क्या कह सकते हैं आप इसको, आप दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक तो आपको यह लिखना पड़ेगा, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, यूल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो टू द थिएटर, एक ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप इस सीक्वेंस को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू हैव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आपके पास अवसर हैं, ठीक है, अवसर हैं। कैसे अवसर हैं भाई, इन प्लेंटी, ठीक है। अब यहां देखो, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रचुर अवसर, ठीक है। क्या हुआ, प्रचुर मात्रा में आपके पास में अवसर है, मात्रा बोलो या प्रचुर, प्रचुर अवसर हैं। और यहां पे क्या है, आपके पास में अवसर की प्रचुरता है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, अवसर की प्रचुरता है। तो देखा आपने कैसे हिंदी में भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मीनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ, बट एक ही आइडिया को कन्वे कर रहा है, व्हाट, कि अपॉर्चुनिटी की अधिकता है, प्रचुरता है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। एडिक्वेट, एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके लिए यूज किया जा रहा है। तो आपने देखा क्या, इन दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते थे। ये जो एक्सप्रेशन है वो गलत है, ठीक है बेटा। तो किस पार्ट में एरर है आपके, बी पार्ट में एरर है, ये समझ आया। इसी को अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शी वॉन्टेड टू कुक द मील बाई हर सेल्फ बट हर हस्बैंड इंसिस्टेड टू हेल्प हर। नाउ सी अगेन,
देयर इज एन एरर ऑफ प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, और वो प्रेपोजिशन का जो एरर है वो क्या है, इंसिस्टेड टू हो यहां पे जो लिखा हुआ है वो, बिकॉज द करेक्ट एक्सप्रेशन इज इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है बच्चे, इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है ना, क्या होता है इसका मतलब, जब आप किसी चीज के लिए दबाव बनाते हैं, ठीक है, किसी चीज पे जोर डालते हैं और ये बताते हैं कि नहीं यही ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दिस इज क्रूशियल, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आप जोर डालते हैं, तो दैट इज व्हाट इज इंसिस्ट ऑन ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहां पे क्या किया इसने, इसके हस्बैंड ने जोर डाला कि नहीं मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट आई शुड हेल्प यू, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट आई हेल्प यू। ठीक है, तो इस सेंस में इसको यूज किया गया है, तो इंसिस्टेड टू नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, इंसिस्टेड ऑन, है ना, देखा आपने, इंसिस्टेड ऑन, यहां पे क्या यूज करेंगे, ऑन को यूज करेंगे। ओके, तो ये सी पार्ट में एरर था, सी को आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप एंड फाइट टू योर राइट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सबमिसिव। नाउ सी, यहां देखो क्या एरर हो सकता है, सोचने की कोशिश करो, क्या है भाई एरर, क्या है एरर बताना। देखो चीजें मैं समझा देता हूं थोड़ा, है ना, when you write fight, see you fight for or against, है ना, an issue, what, an issue, किसी इश्यू के अगेंस्ट में या उस इश्यू के फॉर में आप फाइट करते हैं, मतलब उस इश्यू के लिए या उसके विरोध में। ठीक है, तो आप फॉर या अगेंस्ट को यूज करते हैं जब इश्यू की बात आती है तो, ठीक है, और जब किसी पर्सन की बात आती है तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, फाइट विथ, क्या यूज करते हैं बच्चे, फाइट विथ। तो अभी दोनों चीज देख लिया आपने, यहां पे ये जो राइट्स की बात हो रही है, व्हाट, दिस इज एन इश्यू, है ना, फाइट फॉर योर राइट की बात हो रही है, तो यहां पे ये इश्यू है। अब ये देखना है आपको ये बताया जा रहा है कि आप सबमिसिव मत बनिए, कहने का मतलब कि आप यू डोंट गिव इन टू, यू नो, यू डोंट गिव इन, यू डोंट गिव अप, दोनों का सेंस है यहां पे। ठीक है, तो सबमिसिव नहीं बनना है आपको उसके लिए लड़ना है। तो जब उसके लिए लड़ना है तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर को यूज करेंगे। उसके विरोध में लड़ना होता तो क्या यूज करते आप, अगेंस्ट को यूज करते। यहां पे चूंकि आपको उसके लिए लड़ना है तो टू को हटा के यहां पे क्या यूज करेंगे आप, फॉर को यूज करेंगे, है ना, यू मस्ट फाइट फॉर योर राइट्स, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर राइट्स। ठीक है, एकदम यूज कर सकते हैं। टू फाइट अगेंस्ट एविल ऑफ द सोसाइटी, टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो करप्शन के आप अगेंस्ट में, करप्शन इज एन इश्यू और उसके अगेंस्ट में आप फाइट कर रहे हैं, तो देखो उसके विरोध में तो अगेंस्ट लगाएंगे। तो आपने देखा यहां पे 3 डिफरेंट प्रेपोजिशंस आर यूज्ड विद फाइट, और तीनों का अलग अलग मीनिंग है, ये समझ में आया। यहां पे जरूरत किसकी थी, फॉर की थी। बी आपको अपना आंसर मार्क करना होगा बिकॉज इसी ऑप्शन में एरर था। ठीक है बेटा, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एनक्वायर्ड फ्रॉम हिम इफ ही कुड गिव मी सम चेंज। देखो यहां पे अगेन वही चीजें हैं ना, इंक्वायर्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, देख रहे हो यहां पे। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था ना किसके बारे में, इंक्वायर्ड और इनक्वायर्ड, दोनों के बारे में बात किया था, है ना, एनक्वायर्ड और इनक्वायर्ड। और इसके बाद में मैंने बताया था कि दोनों के साथ क्या यूज होगा, ऑफ यूज होगा। ठीक है बच्चे, है ना, इस सेंस में हम लोग ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम नहीं होगा कि क्या किया जाएगा, ऑफ को यूज करेंगे। ठीक है, बी पार्ट में एरर था, बी पार्ट को अपना आंसर मार्क कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यू कैन नॉट प्रिवेल टू मी टू अकॉम्पनी यू टू द स्टेशन। नाउ सी, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको बता दूं यहां पे ये एक्सप्रेशन देखना, ठीक है ना, इसके साथ में ये अटैच है क्या, प्रेपोजिशन। अभी इसको देखते हैं हम लोग। व्हेन यू से प्रिवेल, ठीक है, प्रिवेल, इसके साथ में
क्या क्या ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनको कि हम लोग यूज कर सकते हैं और उससे क्या क्या मीनिंग उसका निकल सकता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। ठीक है, अभी देखो, अगर यहां पे मैंने प्रिवेल ऑन लिखा, ऑन, तो इसका मतलब हुआ किसी को मना लेना, किसी को राजी करना किसी बात के लिए, ठीक है ना, थोड़ा दबाव डाल के, है ना, थोड़ा दबाव डाल के उसको मना लेना, राजी कर लेना, इस सेंस में यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ड को, प्रिवेल को, तो उसके लिए हम लोग आगे में प्रीपोजिशन क्या रखते हैं, प्रिवेल ऑन। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को, यहां पे देखो क्या लिखा मैंने, प्रिवेल ओवर, ठीक है, प्रिवेल के साथ में अगर मैंने ओवर या अगेंस्ट यूज किया, ठीक है, सुन रहे हो, ओवर या अगेंस्ट यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को पराजित करना, ठीक है, टू डिफीट समवन और समथिंग। ठीक है, तो प्रिवेल ओवर एंड अगेंस्ट इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। प्रिवेल ऑन आपने देख लिया, किसके लिए यूज करते हैं? प्रिवेल ऑन का मतलब मैंने क्या बताया, किसी को राजी करना, मना लेना, है ना, थोड़ा दबाव डाल करके। ठीक है बच्चे, और प्रिवेल विथ का मतलब क्या होता है बेटा? एक और भी सेंस यहां पे है, प्रिवेल विथ। प्रिवेल विथ का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो अभी मैं बोलूं आप लोगों से कि फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रिवेल विद द यंगस्टर्स, है ना, मतलब ये क्या हुआ? प्रिवेल विद द यंगस्टर्स का मतलब यहां पे क्या बोला मैंने? उनका ये फेवरेट टाइम पास है ना, एज देयर फेवरेट टाइम पास। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो इसका मतलब हुआ ये काफी प्रचलित है, यंगस्टर के बीच में ये काफी प्रचलित है। तो देखा आपने, प्रिवेल ऑन का मतलब राजी होना, राजी करना, थोड़ा दबाव डाल के। प्रिवेल ओवर अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? पराजित करना किसी को। और प्रिवेल विथ का मतलब क्या हुआ? प्रचलित होना, है ना, चलन में होना, एन वोग, फैशन में होना, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस सेंस में यूज किया गया है। लेकिन यहां पे कैसे यूज किया गया है? ये कह रहा है कि भाई आप हमको, हम पे दबाव डाल के हमको आप ये करने को मजबूर नहीं कर सकते हैं, मतलब मना नहीं सकते हैं, राजी नहीं कर सकते हैं, है ना, इस सेंस में यूज किया जा रहा है। तो प्रिवेल के साथ में यहां पे टू को यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे? ऑन को यूज करेंगे, है ना। सेंस समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने क्या बोला था कि दबाव डाल के मना लेना, राजी कर लेना किसी को, है ना, सहमति बना लेना उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे प्रिवेल के साथ ऑन यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पे, क्योंकि बी पार्ट में आपका एरर था और बी को आपको आंसर मार्क करना है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वर शॉक्ड विद द सैड न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। देखो क्या मतलब है इसका। सी, जब आप शॉक्ड की बात करते हैं तो when you are shocked at something, क्या होता है? You are shocked at something. Why? क्यों भाई shocked at होता है? एक तो समझ में आया कि ये shocked के साथ क्या लगाते हैं? at लगाते हैं। और इसका सेंस होता है कि when you are shocked at something, that means what? That means the feeling that something unexpected has happened. कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कुछ घटित हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो बड़ा ही शॉकिंग होता है ना। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, शॉक के साथ में हम लोग एट को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कुछ सरप्राइजिंग, अटमोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, अगर कुछ एकदम से घटित हो गया, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई वॉज शॉक्ड एट। ठीक है, यू आर शॉक्ड एट, ही वॉज शॉक्ड एट। तो यहां पे भी देखा कैसे यूज करेगा? वी वर शॉक्ड, तो यहां पे विथ यूज किया हुआ है, जो गलत यूज किया हुआ है ना। क्या यूज करेंगे यहां पे? एट। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि शॉक्ड एट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने बताया ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ अगर घटित हो जाए तो उसके लिए यूज करते हैं। तो चलो बी पार्ट को अपना आंसर मार्क करना भाई, क्योंकि इसी में एरर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन इम्पोज्ड टू हिम ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। उसके पिता के मृत्यु के पश्चात की बात हो रही है, उसके मरने पर, उसके पिता के मरने पर फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुई? इंपोज हो गई, है ना, मतलब लद गई एक तरह से कह लो आप। ठीक है, मतलब उस पे इंपोज होने का मतलब क्या हुआ बेटा? आप इंपोज किसको करते हैं? आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंने यहां पे लिखा इंपोज
ऑन, तो इम्पोज ऑन का मतलब क्या हुआ? इम्पोज ऑन का मतलब क्या हुआ बेटा? फोर्स समथिंग ऑन समवन, ठीक है, फोर्स समथिंग ऑन समवन, ठीक है। यहां पे देखो, ये सेंस समझ में आ रहा है? किसी चीज पे कोई चीज को जबरदस्ती फोर्स कर दिया जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्पोज ऑन कहते हैं। अभी सपोज करो ना, जैसे टैक्स इम्पोज ऑन किया जाता है हमारे ऊपर में, लाद दिया जाता है, ऐसे सेंस में हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। टैक्सेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, लेवी हो गया, ड्यूटी हो गया, ये सारा क्या कहता है? इम्पोज ऑन किया जाता है ना। इट हैज बीन इम्पोज ऑन अस, सो वी हैव टू बेयर द ब्रंट। वो जो इफेक्ट है, वो जो शॉक है, वो हम लोग को बेयर करना होगा, ठीक है। इस सेंस में हम लोग को यूज करना पड़ता है। इम्पोज ऑन का मतलब यही होता है। तो समझ में आया बेटा? इम्पोज्ड के साथ यहाँ पे टू को यूज नहीं करेंगे। इम्पोज के साथ में हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है। अभी इस सेंस में हो गया। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेंस में बात कर लो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सेंस में बात कर लो, टैक्सेस के सेंस में बात कर लो, है ना, ड्यूटीज के सेंस में बात कर लो, किसी भी चीज के बारे में, लेवी के बारे में बात कर लो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोज ऑन की जाती है हमारे ऊपर में, ठीक है, जस्ट थ्रस्ट ऑन, ठीक है। तो चलो, इम्पोज ऑन, इस पार्ट में एरर है ना, बी पार्ट में, यही आपका आंसर मार्क होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंड दिस इज द लास्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली। लेवल 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग। देयर वाज एन एक्सीडेंट इन द क्रॉस रोड एंड अ पेडेस्ट्रियन वाज इंजर्ड। दो चीजें मैं इसमें पूछूंगा आपसे। पेडेस्ट्रियन का मतलब पता है ना? हाँ, पैदल चलने वाले लोग, जो ना फुटपाथ पे जो चलते हैं, ठीक है, जो पेडेस्ट्रियन वे पे चलते हैं फुटपाथ पे, वैसे लोग, उनको क्या कहते हैं हम लोग? जो पैदल चलने वाले लोग, उनको कहते हैं हम लोग पेडेस्ट्रियन, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन मतलब आप समझ रहे हो। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस चीज को समझो, ये इन द क्रॉस रोड जो है ना, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। बिकॉज ये जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है? क्रॉस रोड भी होता है और क्रॉस रोड्स भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन सही है, एट द क्रॉस रोड और एट द क्रॉस रोड्स। और ये क्यों? क्योंकि ये क्रॉस रोड्स क्या होता है बेटा? देखो, कोई ऐसे एक सड़क ऐसे जा रही है और दूसरी सड़क ऐसे आ गई, तो ये जो एरिया है ना, ये जो पोर्शन है, वो क्या है बेसिकली, है ना, यही है वो क्रॉस रोड। बिकॉज जहां पे अ पॉइंट वेयर टू रोड्स इंटरसेक्ट, है ना, अ पॉइंट वेयर टू रोड्स इंटरसेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस रोड या क्रॉस रोड्स कहते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर आर टू रोड्स, ठीक है। तो इस सेंस में इसको यूज करते हैं, पहला। दूसरा, अगर फिगरेटिवली बात करें तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये कोई कहता है कि आई एम एट अ क्रॉस रोड्स, एट अ, द भी यूज होता है, अ भी यूज होता है, ठीक है। तो आई एम एट अ क्रॉस रोड्स या क्रॉस रोड, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूं, एक बड़ा ही वहां से ना क्रूशियल डिसीजन लेने की बात हो रही है ना, और मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे थोड़ी सी दुविधा लग रही है, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है, समझ रहे हो, कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसे वाले जगह पे मैं खड़ा हूं, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ अ मेजर डिसीजन, और है ना, और एट अ क्रिटिकल जंक्चर में खड़ा हूं, एट अ क्रिटिकल जंक्चर, है ना, वहां पे मैं खड़ा हूं कि यहां से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इसलिए भी यूज करना होता है यहां पे फिगरेटिवली हम लोग एट अ क्रॉस रोड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, इसका भी मीनिंग समझ लिए। जहां पे दो रोड इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एट द क्रॉस रोड या क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे मैंने बताया किसी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को लेने की, हाँ, की जो घड़ी होती है उस समय की बात होती है, तो वहां पे हम लोग एट अ क्रॉस रोड्स कहते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने, तो करेक्ट एक्सप्रेशन समझ में आ गया। तो यहां पे ये इन क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए, इन यहां नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? फिर एट को यूज करेंगे, है ना बच्चे, एट को यूज करेंगे। तो अभी ये सेंटेंस सही हो गया, देयर वाज एन एक्सीडेंट एट द क्रॉस रोड। क्रॉस रोड भी सही है, अगर आप यहां पे एस के साथ भी रहता तो भी सही होता, ठीक है। एंड अ पेडेस्ट्रियन वाज इंजर्ड। सो दिस वाज द एंड ऑफ इट। बी को आप आंसर मार्क करेंगे इसी पोर्शन में, है ना, एरर था ना, हाँ, इसी पोर्शन में एरर है। सो दिस वाज द एंड ऑफ इट। आज हम लोगों ने अभी लेवल 1 के क्वेश्चंस को किया है, एंड शॉर्टली आई विल कम टू यू
विद लेवल 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए एंड एंजॉय योर स्टडीज, यू नो, ऑलवेज रॉक। चलो बाय देन, गुड डे।